लोग स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी। कंपटीशन में कोई भी आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दीजिए, सबसे मेन जो सब्जेक्ट होता है वो होता है पॉलिटी। पॉलिटी जैसे कि आप एसएससी, यूपीएससी, कोई भी अदरवाइज़ कोई भी चीज़ करेंगे तो आपको पॉलिटी मेन इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं सब्जेक्ट के रूप में आपको आएगा। जैसे कि कंपटीशन में स्टूडेंट आता है, वो कहता है सर पॉलिटी कैसे पढ़ें सर, इसमें 395 आर्टिकल अगर ABCD को जोड़ के अगर करते हैं तो 448 आर्टिकल हो जाते हैं सर, 448 आर्टिकल याद कैसे करें हम। तो मैं कहता हूँ कि भाई आपको 448 आर्टिकल याद नहीं करना है, आपको सिर्फ उन्हें देखना है। और क्या कहते हैं कि गारंटी मैं देता हूँ कि याद नहीं करना, आप बस मेरे साथ रहिए। आर्टिकल आप ऐसे उंगलियों पे गिला देंगे कि 324 चुनाव आयोग, 61 में राष्ट्रपति महायोग, कोई भी आर्टिकल हो आप उंगलियों पे गिना देंगे। ये क्या कहते हैं कि आप पढ़ते तो ठीक है लेकिन आपके पढ़ने का तरीका गलत होता है। आप क्या कहते हैं कि जैसे कि आप पॉलिटी उठाते हैं, आप सबसे पहले पढ़ते हैं कि संविधान का मूलभूत संरचना। अब मूलभूत संरचना में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1893 का एक्ट और मार्लेमेंटो सुधार, ये सब 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, ये सब पढ़ने लगते हैं। ये आपको नहीं पढ़ना, ये आपको पढ़ना है बाद में। अगर ये सब आप पहले पढ़ लेंगे तो आपको क्या कहते हैं कि डिप्रेशन पॉलिटी बोझ की तरह लगने लगेगी। तो पढ़ना क्या है ये आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको सिर्फ साथ बने रहना है। पढ़ने कैसे है ये मैं बताऊंगा आपको। तो आप जैसे कि आपने राकेश यादव, एक बुक होती है मैथ की, हर कोई बुक होती है, तो अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान, तो वो भी एक बुक है। राकेश यादव भी एक बुक होती है। राकेश यादव जो बुक होती है तो अपनी इस बुक का नाम है भारतीय संविधान। तो जैसे उस बुक में इकाइयाँ होती हैं, जैसे अपन यूनिट कहते हैं, तो उसमें यूनिट होती है, अपने इसमें अनुसूचियाँ होती हैं। और अपनी उस बुक में चैप्टर होते हैं, तो अपने इसमें भाग होते हैं उसमें। और जैसे कि कोई भी इसमें चैप्टर के बाद आपके पेज नंबर होंगे, तो इसमें वो आपके अनुच्छेद होते हैं। जैसे राकेश यादव में चैप्टर नंबर, जैसे कुछ भी चैप्टर होगा, जैसे कितने चैप्टर होते हैं, समथिंग 30 चैप्टर हैं राकेश यादव की बुक में। तो अपनी भारतीय संविधान जो बुक अपन पढ़ने जा रहे हैं उसमें अपने 22 चैप्टर हैं। और यूनिट कितनी है, तो अपनी इसमें 12 यूनिट हैं। 12 यूनिट होंगे, अपने 22 चैप्टर होंगे। और फिर चैप्टर वाइज चैप्टर, और क्या कहते हैं जैसे राकेश यादव की बुक में जैसे चैप्टर नंबर 3 आया, तो चैप्टर नंबर 3 में कुछ होगा, कुछ भी मान लीजिए, जैसे कि प्रतिशत है या कुछ भी है, तो अपने जैसे कि चैप्टर नंबर कुछ भी मानिए, जैसे कि चैप्टर नंबर 3 ही बोल देता हूँ। जैसे 3 में, अब 3 में अपनी इस बुक में क्या है, अपनी इस बुक में है मूल अधिकार। इस बुक में क्या है, मूल अधिकार। अब जैसे कि वो चैप्टर 3 अपना प्रतिशत क्या कहते हैं कितने से कितने पेज नंबर तक होगा। ऐसे ही अपने इसमें जो भाग, जो अपना इसमें जो मूल अधिकार वाला ये है, अब ये मूल अधिकार अपने कितने से कितने होगा, तो ये अपने मूल अधिकार पेज नंबर 12 से लेके 35 तक है। तो आपको ये संविधान की बुक अपन को पढ़नी है। पढ़ना कैसे है ये टेंशन छोड़ दें, वो फिर मेरी दिक्कत है, आप तो बस साथ बने रहना है आपको। तो फिर स्टार्ट करते हैं। भाग नंबर 1, अपन चैप्टर नंबर 1 से पढ़ते हैं। भाग 1, राइटिंग पे मत जाइएगा। भाग 1, हर चैप्टर के कोई भी चैप्टर का नाम होता है, तो अपने इस चैप्टर का नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब इसमें भी पेज नंबर होंगे, तो आपके इसमें जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद, पेज नंबर बोले तो अनुच्छेद, इसमें आपके अनुच्छेद हैं 1 से लेके 4 तक। अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक। तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले अनुच्छेद, देखो आपको पहला अनुच्छेद कहता है, भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद नंबर 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। इसमें संघ का मतलब आपको यूनियन होना है। वैसे संघ का मतलब कन्फेडरेशन, फेडरेशन एंड यूनियन होता है। तो भारत यूनियन है। तीन प्रकार के होते हैं, कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। कन्फेडरेशन वो होता है जहाँ पे कि कुछ राज्य मिलके, कन्फेडरेशन कुछ राज्य मिलके एक देश का निर्माण करते हैं। जैसे कि कन्फेडरेशन पहले के ज़माने में हुआ करता था, जैसे कि सल्तनत काल में, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक
जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक से विजयनगर साम्राज्य अलग हो गया। तो मतलब कन्फेडरेशन में कोई भी राज्य देश से बहुत आसानी से अलग हो सकता है। जैसे विजयनगर साम्राज्य अलग हो गया, बहमनी साम्राज्य अलग हो गया, अकबर के शाहजहाँ के समय में काबुल अलग हो गया। तो जैसे कन्फेडरेशन में कोई भी राज्य बड़े आसानी से आपको देश से बाहर निकल सकता है। अब दूसरी बात आती है फेडरेशन। फेडरेशन में कुछ राज्य मिलके, एक अपना ग्रुप मिलके, कुछ समझौता करके एक देश का निर्माण करते हैं, जिसमें क्या कहते हैं कि अगर कोई राज्य मिलना चाहे तो उसे समझौता तोड़ना होता है। तो ये फेडरेशन से थोड़ा मजबूत माना जाता है। अमेरिका कन्फेडरेशन से मजबूत। अमेरिका में फेडरेशन है। अमेरिका के जो पहले के 14 राज्यों ने मिलकर एक संघ, एक अमेंडमेंट पे साइन करके एक देश का निर्माण किया। आज अमेरिका में 50 राज्य हैं। तो इस फेडरेशन में कोई भी राज्य चाहे तो बड़े आसानी से, मतलब थोड़ा सा उसमें कन्फेडरेशन से थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आसानी से अलग हो सकता है। तीसरी बात आती है यूनियन की। यूनियन में क्या है कि कोई भी राज्य बड़े आसानी से निकल नहीं सकता। यूनियन में क्या कहते हैं, आप तोड़ नहीं सकते यूनियन को। इसमें राज्य चाहे तो, अगर चाहे कि मुझे देश में नहीं रहना, तो आप नहीं निकल सकते। तो जो भारतीय संविधान बनाने वाले BR अम्बेडकर वगैरह और सरदार पटेल वगैरह ये लोग थे, इन्हें पता था कि भारत की जो उस समय के भारत की जो कंडीशन थी, और पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, उन्होंने कहा, सोचा कि क्या कहते हैं कि कोई भी, सोचा क्या, वो सही बात थी कि कोई भी अगर बाहरी ताकत, अगर क्या कहते हैं थोड़ा बहुत पैसे का लालच दे के या कुछ भी करके, तो उस समय भारत को तोड़ा जा सकता। जैसे कि अगर भारत फेडरेशन नहीं होता, यूनियन नहीं होता, तो पंजाब का खालिस्तान कब का अलग हो चुका होता। कश्मीर वाले आज मांग करते हैं कि हम क्या मांगे, आज़ादी। अगर भारत फेडरेशन होता तो कश्मीर जाने कब का अलग हो चुका था। अगर कश्मीर भारत से अलग नहीं हुआ है, इसका मेन कारण कश्मीर का भारत का यूनियन होना है। तो हिंदी में मतलब तीनों का संघ होता है, लेकिन इंग्लिश में यूनियन, कन्फेडरेशन, फेडरेशन। पेपर में आता है कि भारत राज्यों का, उसमें क्या कहते हैं कि ऑप्शन आता फेडरेशन, संघ, परिसंघ, कन्फेडरेशन। तो आपको यूनियन पे मारना है, ऑप्शन यूनियन पे मानना है कि भारत राज्यों का यूनियन है। और राज्य दो में आता है कि किसी भी विदेशी इसमें क्या है कि किसी भी विदेशी राज्य को मिला लो। आप कोई भी बाहरी जो देश है वो, उसे आप, जैसे कोई भी बाहरी राज्य है, अगर वो कहता है कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, तो आप उसमें भारत में मिला सकते हैं। अब इसका उदाहरण ये है कि जब 1959 में चाइना ने तिब्बत पे हमला किया, तिब्बत को क्या कहते हैं, तिब्बत पे कब्जा कर लिया, और उसने क्या किया कि तिब्बत, जैसे कि तिब्बत के जो लोग थे, जैसे एक परिवार में 4 लोग हैं, तो उसने क्या कहते हैं कि एक को इनर मंगोलिया भेज, एक को इनर चाइना भेज दिया, एक को सीजियांग भेज दिया, एक को मंचूरिया भेज दिया, एक को हांग चाइना भेज दिया, मतलब चारों लोगों को अलग अलग कर दिया। अब वहाँ की आज़ादी की, और अपने जो मेन चाइना के जो क्या कहते हैं हांग चाइना के निवासियों ने तिब्बत में भर दिया। अब वहाँ से कभी आज़ादी की मांग उठ सकती? नहीं उठ सकती। वहाँ के लोग अपने परिवार को ही मिल, जैसे कोई त्यौहार वगैरह पड़ेगा, तो वहाँ के लोग अपने परिवार को ढूंढेंगे कि हमारे भैया कहाँ गए, हमारे ये कहाँ है। वो लोग कभी आज़ादी की मांग उठा सकते? नहीं उठा सकते। तो यही सब देख रहे थे, क्या कहते हैं, सिक्किम वगैरह, भूटान वगैरह, इन्होंने देखा। सिक्किम एक देश हुआ करता था, तो सिक्किम देख रहा था। सिक्किम ने सोचा कि अब चाइना हम पे भी आक्रमण कर देगा, तो सिक्किम ने भारत से कहा कि क्या हम आपके साथ मिल सकते हैं? तो भारत ने कहा मिल जाएगी, कोई दिक्कत थी थोड़ी है। और उसने, तो सिक्किम ने यही सवाल किया कि क्या कहते हैं, आप भी हमारे साथ वैसे व्यवहार तो नहीं करेंगे जैसे कि चाइना ने किया कि हमारे परिवार के लोगों को एक यहाँ एक वहाँ। तो भारत ने कहा कि भैया हम वसुधैव कुटुंबकम हैं, हमारे यहाँ सांप होता, सांप जो जहर डस लेता उसे भी दूध पिलाया जा सकता। इससे महान संस्कृति आपको कहीं देखने को मिलेगी? जो डस रहा उसे भी आप दूध पिला रहे, जो पता है पल भर में मार देगा, लेकिन आप उसे भी दूध पिला रहे। तो उन्होंने कहा कि आप रह के देख लीजिए। तो क्या कहते हैं कि सिक्किम भारत का सह राज्य बना। तो क्या कहते हैं कि भारत ने सिक्किम से कहा कि आप, जैसे कि आपको डर लग रहा है कि हम आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे, तो सिक्किम ने कहा कि आप 2 साल के लिए, मतलब 1-2 साल के आप ट्रायल पे देख लीजिए। तो 35वां संविधान संशोधन हुआ था, 35वां संविधान
संशोधन 1974। इसमें सिक्किम भारत का सह राज्य बना। तो भारत ने कहा कि एक साल आप ट्राई करके देख लीजिए। अब एक साल बाद 1975 में 26 मई के दिन 26 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बन गया। पूर्ण राज्य 22वां सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बन गया। 22वां पूर्ण राज्य सिक्किम को दर्जा प्राप्त हुआ। तो पहले में क्या है कि भारत राज्यों का संघ है, दूसरे में है कि किसी भी विदेशी राज्य को मिला लीजिए। और इसका उदाहरण आपको मिलता है कि 35वां संविधान संशोधन से सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 26 मई के दिन सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया था। अब बात आती है कि अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद को ये अधिकार है कि वर्तमान में भारत के अंदर मौजूदा जितने भी राज्य हैं उनके तोड़ फोड़ कर सकती है। 2 राज्यों को एक राज्य कर सकती है, एक राज्य के 2 राज्य कर सकती है, किसी राज्य की नाम बदल सकती है, किसी राज्य की सीमा घटा सकती है, किसी भी राज्य की सीमा बढ़ा सकती है। संसद को अंदर सारे अधिकार हैं कि वो कुछ भी, जैसे कि 2 राज्य को मिलकर एक राज्य बना सकती है, एक राज्य के 2 राज्य बना सकती है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से बिना पूछे छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। 9 नवंबर 2000 को कहते हैं उत्तराखंड को यूपी से अलग कर दिया गया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। तो एक संसद की वर्तमान में मौजूदा किसी भी राज्य की सीमा घटा सकती है, बढ़ा सकती है, 2 राज्यों को मिलकर एक राज्य बना सकती है। इसमें उस राज्य से पूछा नहीं जाएगा। वो राज्य कहते कहते रह जाएगा कि हमें नहीं करो, लेकिन उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। संसद चाहे तो राज्य को तोड़ सकती है, संसद चाहे तो राज्य को जोड़ सकती है। अब ऐसा ही एक और राज्य टूटेगा, महाराष्ट्र से विदर्भ, जिसकी राजधानी नागपुर होगी। ये पहले से ही डिसाइडेड है कि नागपुर राजधानी होगी, विदर्भ राज्य होगा जो महाराष्ट्र से तोड़ा जाएगा। इसमें महाराष्ट्र चाहे कुछ कर ले, अगर तो महाराष्ट्र की नहीं सुनी जाएगी, इसमें संसद की ही सुनी जाएगी। तो क्या कहते हैं, वर्तमान राज्य में तोड़ फोड़। बिना राज्य की अनुमति के। अब आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 या 3 का प्रयोग कर रही हो, मतलब किसी विदेशी राज्य को मिला रही हो या वर्तमान में मौजूदा राज्य में तोड़ फोड़ कर रही हो, तो इसमें राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और ये संविधान के अनुच्छेद 368 के बाहर रखा जाएगा। 368 में क्या है कि संविधान में संशोधन कैसे होगा, 368 के बाहर रखा जाएगा। और ये साधारण बहुमत, बोले तो 50% बहुमत से पास हो जाएगा। अब सीधी सीधी बात है, जिसकी भी संसद में सरकार होगी तो आपको 50% बहुमत तो सरकार बनाने के लिए चाहिए। अगर 50% नहीं है तो आप सरकार बना ही नहीं सकते। वर्तमान में कितने 545 विधायक हैं, 545 सांसद हैं, तो 273 पड़ते हैं। अब आधा तो करोगे नहीं आप, एक सांसद को आप 20 से काटोगे तो 273 हैं। तो जिसके पास 273 हैं, 273 के बिना तो आप सरकार बना ही नहीं सकते। और 273 हैं आपके पास, अगर 50% है तो आप सीधा सीधा अनुच्छेद 2 या 3 का प्रयोग कर सकते हैं। तो समझ रहे कि जिसकी सरकार है, बोले तो संसद में अगर सरकार है तो वो अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग कर लेगी। और जो क्या कहते हैं कि तो यहाँ पे आर्टिकल 1 में क्या है कि भारत राज्यों का संघ है। 2 में क्या है कि किसी भी विदेशी राज्य को मिला लो। 3 में क्या है कि वर्तमान राज्य में तोड़फोड़ राज्य की बिना अनुमति के। और अनुच्छेद 4 में क्या है कि जब संसद 2 और 3 का प्रयोग कर रही हो तो उसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा जाएगा। ये वर्तमान अब भारत का जो स्वरूप देखते हैं,
ये ऐसे प्राप्त नहीं हुआ। जब क्या कहते हैं कि जब अंग्रेज भारत को छोड़ गए थे तो उस समय भारत में 565 रियासतें होती थी। 565 रियासतों को मिला के देश का निर्माण करना एक हंसी खेल नहीं होता। जैसे अंग्रेजों ने 3 शर्तें दी थी। ये शुरू से झमेलेबाज थे, इन्हें पता था कि क्या कहते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ कर जाओ जिससे ये हमेशा लड़ते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर भारत पाकिस्तान दोनों मिलकर एक राज्य बन गए और एक राज्य अपने अपने विकास पर ध्यान दिया तो इन्हें हराने वाला कोई नहीं होगा, भारत को हराने वाला कोई नहीं होगा। और वो बाहरी से अगर कोई सी बाहरी अगर उसे डिस्टर्बेंस ना मिले तो वो ऐसे हरकतें करके गए कि ये आपस में हमेशा लड़ते रहें। तो उन्होंने राज्यों को 3 कंडीशन दे दी कि अगर आप भारत में मिलना चाहते हैं तो भारत में मिलें, पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं तो पाकिस्तान में। तीसरा ही एक और बवाल दे के गए कि अगर कोई रियासत वो खुद को स्वतंत्र रखना चाहती है तो वो अपने आप को स्वतंत्र भी रख सकती है। स्वतंत्र भी तो पहले भारत में 565 रियासतें थी, 565 में 13 तो स्वेच्छा से पाकिस्तान में मिल गई। अब बची कितनी? 552 रियासतें। 552 रियासतों में से अब भारत में 552 रियासतों को मिलाना था। 552 रियासतों में से 549 तो रियासतें बड़े आराम से मिल गई। सरदार पटेल थे, एक वकील आदमी, एक हाथ से गाजर लिए तो गाजर खाते थे, तो दूसरे राजा के पास जाते थे, पैसे कहते लो गाजर खाओ, गाजर खाओ, बिना पत्र पे साइन करो। अगर गाजर से बाद काम चल जाता था तो ठीक है, गाजरी से काम चला लेते थे। अगर राजा कहते नहीं हमें नहीं मिल रहा, हम क्यों मिले तुम्हारे साथ, तो एक हाथ में फिर वो कहते थे कि एक हाथ में मेरे हाथ में एक लठ भी है, उससे संपर्क करो फिर। तो जैसे तैसे ले दे के उन्होंने 549 रियासतों को मिला लिया। लेकिन बात आती है 3 रियासतों की, जो 3 ये हैं कि कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। तो ये 3 को मिलाने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि अब जूनागढ़ ये जूनागढ़ है, ये गुजरात के यहाँ पड़ता था, यहाँ के इन्हें पाकिस्तान में मिलना था। यहाँ के राजा मुसलमान थे और जनता हिंदू था। अब इन्हें लंपट को कौन बताए कि यहाँ से ये पाकिस्तान में कैसे मिलेंगे? भैया पाकिस्तान तुम्हारे पास आएगा कैसे? तुम्हारे अगर गेहूँ खत्म हो जाएगा तो पाकिस्तान तुम्हारे यहाँ गेहूँ कैसे देने आएगा? नेवल के रास्ते आएगा देने, कि लैंड के रास्ते देने आएगा, कि उड़ के आएगा? आएगा कैसे पाकिस्तान आपके पास? भारत अपने नेवल में यहाँ से एंट्री करने नहीं देगा, ना यहाँ से एंट्री करने देगा, ना आपको एयर स्पेस देगा अपना। तो आप पाकिस्तान, भारत के अंदर आएंगे कैसे पाकिस्तान? और जो हैदराबाद है, ये हैदराबाद आज का हैदराबाद नहीं है, हैदराबाद उस समय का हैदराबाद, इसमें तेलंगाना ये उस समय का ये हैदराबाद था। अब यहाँ के जो निज़ाम थे इन्हें पाकिस्तान में मिलना था। अब इन्हें भी कौन बताए भैया तुम पाकिस्तान में जाओगे कैसे? पाकिस्तान क्या कहते हैं कि ये बीचों बीच भारत से इन्हें पाकिस्तान में जाना था, हद है। और ये तीसरा आते ही कश्मीर ये है। कश्मीर के यार जो हरि सिंह थे वो एक बोक आदमी थे, मतलब बिल्कुल ही बैल दिमाग का खुद का प्रयोग करना नहीं है। इनके जो प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला, वो बहुत तेज आदमी था। उसने सोचा कि क्या कहते हैं कि इन्हें भरा जाए कि आप क्यों हिंदुस्तान में मिलते हैं, क्यों पाकिस्तान में मिलते हैं, आप एक अलग देश बनाइए, हमारे पास क्या नहीं है, हमें हमारे पास इतनी घाटी है, हमें स्वर्ग कहा जाता है, जन्नत कहा जाता है। शाहजहाँ ने भी कहा था कि घर फिरदौस भर रुए जमी हंसते, हम ही हंसते, कि अगर पूरी दुनिया में कहीं जन्नत है तो कश्मीर में है, कश्मीर में। ये शायद तो ऐसे ही इन्हें भड़काया, शेख अब्दुल्ला ने अपने राजा को भड़काया कि आप क्यों पाकिस्तान हिंदुस्तान में मिलते हैं। तो ये भी इतने दिमाग का प्रयोग नहीं कर रहा है, ये भी यहाँ पे कह रहे कि हम भी एक स्वतंत्र राज्य बनाएंगे। शेख अब्दुल्ला के पीछे का ये दिमाग था कि हरि सिंह क्या है, मतलब 5-10 साल 20 साल निपट जाएंगे, इसके बाद राजा किन्हें बनना हमें, तो इसीलिए इन्हें भड़का रहे थे। कश्मीर की बात आती है, कश्मीर रहने को तो स्वतंत्र रह सकता था, क्योंकि अंग्रेज ऐसे कह ही के गए थे कि जिसको स्वतंत्र रहना वो स्वतंत्र रह सकता है। तो कश्मीर पे अपन किसी का फोर्स नहीं था कि आप किसी इसके साथ मिलें या उसके साथ मिलें। तो क्या कहते हैं कि अब कश्मीर ने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे। तो 20 अक्टूबर 1947 को अकबर खान के नेतृत्व में पाकिस्तान के वज़ीरिस्तान के कुछ आतंकवादियों तथा पाकिस्तान की आर्मी को आतंकियों की ड्रेस पहन के कश्मीर में घुसा दिया गया। अब ये लोग धीरे धीरे जैसे बढ़ते जा रहे थे, जैसे बढ़ते जा रहे थे, पूरे कश्मीर में तबाही मचाते जा रहे थे। राजा हरि सिंह को पता चलता जा रहा था कि क्या कहते हैं कि अब हम बच नहीं सकते। तो 25 अक्टूबर 1947 को बारामूला त्रासदी होती है। बारामूला त्रासदी, ये बहुत ही भयंकर त्रासदी थी। इस दिन क्या कहते हैं कि कम से कम बारामूला की लाखों महिलाओं को तथा लाखों महिलाओं का रेप कर दिया गया, लाखों पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया गया। खुद मुसलमान को मार रहा। इतने मतलब क्या कहते हैं कि कोई हद ही नहीं। आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता। अगर आप कहें कि मुसलमान आतंकवादी, तो इनका कोई मजहब नहीं होता। ये नीच होते हैं, टोटल ही नीच होते हैं, इनका कोई मजहब नहीं होता है।
अब क्या कहते हैं, बारामूला त्रासदी के बाद अब बात आती है कि कहते हैं हरी सिंह डर जाते हैं, हरी सिंह डर जाते हैं कि अब तो हम मर जाएंगे। तो हरी सिंह आते हैं दौड़ते दौड़ते जवाहरलाल नेहरू के पास, ये मालिक हमें रक्षा कीजिए। अब जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम भेजते हैं, क्या कहते हैं कि आर्मी भेजी जाए। अब क्या कहते हैं पीछे सरदार पटेल कहते हैं तो कहाँ कहाँ बड़ऊ कहाँ जा रहे हैं। उन्हें कहा कि नहीं जाना है, क्या कहते हैं कि ये आए थे बड़े स्वतंत्र राज्य बनाने वाले, बनाइए अपना स्वतंत्र देश, अब क्यों हमारे पास आए। तो उन्होंने कहा नहीं, वो क्या कहते कहने लगे सरदार पटेल से, नहीं हमें बचा लो आज। तो उन्होंने कहा चलो विलय पत्र पे साइन करो, पहले पहले साइन करो। तो वहीं पे विलय पत्र पे साइन कराए गए। तब विलय पत्र पे साइन कराए गए 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरी सिंह ने विलय पत्र पे साइन किया, तो कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। और क्या कहते हैं कि उसके बाद क्या कहते हैं भारत इंडियन आर्मी कश्मीर में गई। उस समय क्या कहते हैं कि भारतीय आर्मी का जो भारतीय आर्मी गई थी उसका नेतृत्व जनरल उस्मानी कर रहे थे। जनरल उस्मानी बलूचिस्तान रेजिमेंट में उस समय के क्या कहते हैं जनरल थे जिस समय भारत आज़ाद हुआ। तो अली जिन्ना ने जनरल उस्मानी से कहा कि आप उसमें उस पर छोटी पोस्ट पे आप हमारे पास आइए, हम आपको मेजर बना देंगे। तो जनरल उस्मानी कहते हैं कि हमने क्या कहते हैं कि जो शपथ ली थी वो हिंदुस्तान के नाम पे ली थी, हमने पहली सैलरी हिंदुस्तान के नाम से उठाई थी। अब भले ही मुल्क दो जाएं तो हम हिंदुस्तान के ही नाम पे हिंदुस्तान ही में ही अपनी सेवा देंगे। ऐसा नहीं कि अगर मुल्क बदल जाए तो हम अपने देश को छोड़ के किसी दूसरे देश में चले जाएं। जैसे जिस दिन से क्या कहते हैं कि जनरल उस्मानी गए, जब तक वो जितने आतंकवादी इतने आगे आगे आ चुके थे, जिस दिन जनरल उस्मानी गए उसके बाद एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए वो लोग। उस्मानी एक जगह पे खड़े थे, जैसे ही जनरल उस्मानी वहाँ से हटते हैं वहीं पे जैसे ही उन्हें एक कदम आगे बढ़ाया वहीं पे तोप का गोला आके गिर जाता है। तो क्या कहते हैं आदमी पूछता है कि आपको तोप के गोले से डर नहीं लगा। तो जनरल उस्मानी कहते हैं कि जनरल के सम्मान तो विदेश दुश्मनों के तोप के गोले भी करते हैं। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं 26 अक्टूबर 1947 को ये विलय पत्र पे साइन होने के बाद कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। अब बात आती है हैदराबाद की। हैदराबाद में जो निज़ाम थे वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। अब निज़ाम पाकिस्तान में मिलना चाहते थे और क्या कहते हैं कि बीचों बीच में ये कंडीशन ऐसी थी कि ये पाकिस्तान में मिल ही नहीं सकते थे। तो बात आती है 13 अक्टूबर 1948 सरदार पटेल और पुलिस के भेस में क्या कहते हैं कि आर्मी को भेज देते हैं और ऑपरेशन पोलो नाम रखा जाता है उसका, ऑपरेशन पोलो। अब आर्मी जाके 5 दिन में, मात्र ही 5 दिन में पूरी हैदराबाद की आर्मी को वो कर देती है। तो 18 अक्टूबर 1948 को हैदराबाद की जो आर्मी होती है वो सरेंडर कर देती है। और क्या कहते हैं कि जग जाहिर है कि हैदराबाद भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया था। जो निज़ाम है वो चिल्लाते रह गई कि भारत ने सैन्य कार्रवाई की। हैदराबाद निज़ाम थे वो एक प्रकार पेशे से वकील हुआ करते थे। वो उस समय नया नया यूएनओ बना था, वो तुरंत यूएनओ में चले गए। उन्होंने कहा कि भारत ने सैन्य कार्रवाई की है और यूएनओ के जवाब आया, यूएनओ का लेटर आया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो सीधा सीधा जवाहरलाल नेहरू के पास आएगा। तो जवाहरलाल नेहरू से कहा कि आपने हैदराबाद पे सैन्य कार्रवाई की है, लेकिन क्या कहते हैं कि अंग्रेज तो कह गए थे आपसे कि कोई अगर स्वतंत्र रहना चाहे, स्वेच्छा से किसी भी मिलना चाहे वो उससे मिल सकता है, आप सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकते। तो जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल से पूछा कि आपने सैन्य कार्रवाई की है। तो सरदार पटेल सीधा से तो मैंने कहाँ आर्मी भेजी, मैंने तो पुलिस भेजी है। तो जवाहरलाल नेहरू बता देते हैं कि वो तो पुलिस है, क्या कहते हैं कि आर्मी थोड़ी है। तो लेकिन वो सबको पता है कि पुलिस नहीं, वो आर्मी ही थी। तो कहीं कहीं आपको क्या कहते हैं कि जब देश को एक करना होता है तो कहीं कहीं आपको झूठ बोलना पड़ता है। तो इस प्रकार से आपका हैदराबाद भी भारत का अभिन्न हिस्सा मिल गया। इसके बाद बात आती है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो लॉर्ड माउंटबेटन का जहाज़ मांगने लगे। लॉर्ड माउंटबेटन से कहने लगे कि जो आपका जहाज़ है आप इसे भी बंटवारा करो। तो लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं कि इसका कैसे बंटवारा, आधा आधा बांटोगे जहाज़ तो ख़राब हो जाएगा। तो अली जिन्ना कहते हैं कि जहाज़ हमें दे दो। तो लॉर्ड माउंटबेटन अली जिन्ना से कहते हैं कि औकात के हिसाब से मांगा करो, जितने हो उतने ही मांगा करो, और कहीं भी आके कटोरा लेके खड़े हुआ कि हमें ये दे दो वो दे दो। तो वो फिर जहाज़ जवाहरलाल नेहरू को दिया गया कि आप चलाइए इसे। तो इस प्रकार से कश्मीर भारत का हिस्सा कैसे बनता है। कश्मीर हिस्सा बनता है कि विलय पत्र पे साइन किया जाता है। विलय पत्र पे साइन कब किया जाता है, 26 अक्टूबर 1947 को। जूनागढ़ कैसे भारत का हिस्सा बनता है, जूनागढ़ जनमत संग्रह द्वारा रेफरेंडम कराया जाता है। जूनागढ़ के जो राजा थे वो सबको पता कि मुसलमान थे और जो जनता थी वो हिंदू थी।
तो रहना तो जनता को है, राजा को तो रहना नहीं है। तो जनता द्वारा पूछा गया कि जूनागढ़ क्या कहते हैं कि आप कहाँ हिंदुस्तान में मिलना चाहेंगे, पाकिस्तान में। जूनागढ़ की ज़्यादातर जनता हिंदू थी, तो उन्होंने हिंदू को वो मतलब हिंदुस्तान में, हर कोई हिंदुस्तान में रहने प्रिफेर किया। तो इस वजह जूनागढ़ भारत का भी निश्चय किया। और हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो द्वारा, तो कश्मीर विलय पत्र द्वारा, जूनागढ़ जनमत संग्रह द्वारा, हैदराबाद ऑपरेशन पोलो द्वारा।